नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। रात के 10 बज रहे हैं और आज रात हम दस्तक देंगे एक ऐसी व्यवस्था पर जो काम निकलने के बाद अपनों को ही भूल जाता है या कम से कम भूलने का ढोंग करता है। जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें चुनाव ड्यूटी के लिए शिक्षकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए उसके बाद जो शिक्षक यूनियन है उनका कहना है कि 1500 से ज्यादा यानी 1500 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई। कारण रहा कोरोना, यानी घरों को लौटने के बाद उस संक्रमण की वजह से इतनी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई है। लेकिन यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। हमने ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। दावा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सैकड़ों घरों के पिता अपने शिक्षक बेटे बेटियों को खोकर रो रहे हैं, लेकिन उन बेटों की मदद के लिए गिनती शिक्षा विभाग के पन्नों में नहीं है। शिक्षक संघ की तरफ से आंकड़ों में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सैकड़ों घरों में माए अपने उन शिक्षक बेटे बेटियों की मृत्यु के बाद टूट गए जो पंचायत चुनाव कराने गए, लेकिन कोरोना संक्रमित होकर लौटे और जान गंवाई। शिक्षा विभाग की आंखों में इन मौतों का न नाम दर्ज है न नंबर। इसी तरह ना जाने कितनी बहनें अपने शिक्षक भाइयों को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के बाद सिर्फ फोटो में ही देख सकती हैं। दावा है कि वो शिक्षक भाई चुनाव कराने गए तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर घर लौटे और सांसें रूठ गई, लेकिन उन सांसों का हिसाब भी यूपी के शिक्षा विभाग के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ का दावा है कि पंचायत चुनाव कराने वाले 1332 शिक्षक, 209 शिक्षा मित्र, 25 अनुदेशक, 5 बीईओ, 15 क्लर्क समेत 1621 लोग कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवा चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं, अरे नहीं, पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले शिक्षकों की संख्या सिर्फ 3 है, बाकी अफवाह है। तो सच क्या है? सबसे पहले यही बात जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश कुमार द्विवेदी के पास पहुंचते हैं। जो सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं वो सिर्फ 3 आए। ये पूरा माजरा क्या है? किस मृत्यु को चुनाव ड्यूटी के दौरान का मृत्यु माना जाएगा, इसके लिए एक निर्धारित गाइडलाइन है, उसके अनुसार वो तय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से जो सूचना एकत्र की है उसके आधार पर 3 शिक्षक हमारे ऐसे रहे हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव शुरू हुआ था। ये वो वक्त था जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर पहुंच रही थी। उसी दौरान होते पंचायत चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी तय प्रक्रिया के तहत लगी। ऐसी भीड़ पंचायत चुनाव में जुट रही थी जहां संक्रमण का खतरा चारों तरफ था। इसी भीड़ में दावा है कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक कोरोना संक्रमण से संक्रमित होकर अपने घर लौटे। जैसे 28 साल के रमेश कुमार यादव, जिनकी नौकरी ही शिक्षक की दिसंबर में लगी थी। अब बहन के हाथ में तस्वीर है और एक माँ एक बहन के पास सिर्फ अपने बेटे और भाई की यादें। हम रमेश कुमार यादव के घर पे हैं। वो शिक्षक जिसने अपनी पहली सैलरी भी नहीं देखी और वो चला गया। परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। बेटा पंचायत चुनाव कराकर लौटा और उसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर देखते देखते वो दुनिया को अलविदा कह गया। बेटे के शिक्षक बनने के बाद जो हाथ खुशियों से खुल गए थे, वो पंचायत चुनाव में ड्यूटी करके लौटे बेटे के संक्रमण से मौत के बाद वापस जुड़ गए हैं। जो लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, वो पीसीएस की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि मास्टरी की नौकरी कर ले रहा और अच्छी नौकरी पीसीएस की तैयारी करते रहेंगे, बाद में मिल जाएगी। पता नहीं क्या हुआ सर, मैं तो समझ नहीं पाए। शिक्षक संघ की मांग है कि रमेश कुमार यादव जैसे ही जो 1621 शिक्षक और अन्य कर्मचारियों ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान दावा है संक्रमित होकर बाद में अपनी जान गंवाई, उन्हें मुआवजा मिले। लेकिन यूपी के शिक्षा मंत्री इस पर सवाल उठाते हैं। दोनों बातों में अंतर है। चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु और किसी अन्य कारण से मृत्यु।
शिक्षकों की मृत्यु कोविड के काल में समाज के सभी वर्गों के लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की भी मृत्यु हुई है। लेकिन बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की मृत्यु हुई है, उस आंकड़े पर हमको आपत्ति है। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन अवधि की गणना वोटिंग काउंटिंग संबंधी ट्रेनिंग के लिए कर्मचारी के घर से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और ड्यूटी समाप्त करके उसके वापस घर तक पहुंचने के लिए ही मान्य होती है। इस दौरान किसी की जान जाती है तो मुआवजे की राशि निर्वाचन आयोग तय करता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो टीचर पंचायत चुनाव कराने गए वो अगर ड्यूटी में संक्रमित हुए तो वही दम तोड़ देते तो मुआवजा मिल जाता, और पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर अगर घर आ गए और तब मरे तो काहे का मुआवजा? ये पूछते हैं शिक्षक संघ के नेता। ये संक्रमण है और संक्रमण प्रशिक्षण के दिन भी हो सकता है, चुनाव के दिन भी हो सकता है और उसके बाद भी मतलब हम संक्रमित हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में संक्रमित होकर मृत्यु हो जाए। इसका मतलब जो शासनादेश है उसके अनुसार तो ये है कि हम 4-5 दिन अपने परिवार के साथ क्यों रह लिए भाई, उसी दिन मर जाना चाहिए था अगर हमें जो चाहिए है लाभान्वित सरकार के द्वारा। इस बात का जवाब फिर उत्तर प्रदेश में कौन देगा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की चपेट में आने वाले कितने शिक्षकों ने बाद में घर आकर दम तोड़ा है? इस सवाल को आज तक ने प्रमुखता से बेसिक शिक्षा मंत्री को उनकी जिम्मेदारी याद कराते हुए पूछा। क्या ये कहीं काउंट में आएगा या नहीं आएगा ऐसे शिक्षकों की मौत जो चुनाव ड्यूटी से लौटे हैं और घरों पर उनकी मौत हुई? नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है, ये बेसिक शिक्षा विभाग नहीं तय कर सकता। मैंने पहले ही आपसे कहा, चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, ड्यूटी वो कराते हैं, गाइडलाइन वो तय करते हैं। इसलिए किसको चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये चुनाव आयोग के निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार होगा। हमको निर्वाचन आयोग से जो सूचना प्राप्त हुई है वो 3 की हुई है। तो क्या चुनाव कराने गए शिक्षक को निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा? क्या बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी ये नहीं कि जिन शिक्षकों ने पंचायत चुनाव के बाद कोरोना से जान गंवाई उनके बारे में पता किया जाता कि क्या वो चुनाव के दौरान संक्रमित हुए हैं? सरकार का कोई विभाग इस तरह का कोई ऑडिट तो करा नहीं रहा है। सरकार की ओर से रोज आपको आंकड़े जारी होते हैं, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कोई विभागीय विश्लेषण नहीं होता है। इसलिए हमारे पास भी इस तरह का कोई विश्लेषण नहीं है। क्यों नहीं किया वो विश्लेषण? क्या शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के विभाग की नहीं बनती? मंत्री जी, आपने पता नहीं किया तो आज तक संवाददाताओं की टीम निकली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ही पूछा है कि उनके जिलों में कितने शिक्षकों ने पंचायत चुनाव से लौटने के बाद कोरोना के संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। देखिएगा जरूर। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो ये 3 का आंकड़ा कैसे आया? तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो ये 3 का आंकड़ा दे रहे हैं, ये उन शिक्षकों की मौतों का आंकड़ा है जिनकी मौत चुनाव ड्यूटी पर हुई। लेकिन उन लोगों का क्या जो संक्रमित हो गए इसी ड्यूटी के दौरान और घर लौटने के बाद उनकी इस संक्रमण से मृत्यु हुई? चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई। तो जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ दावा करता है कि पंचायत चुनाव में संक्रमण ने 1661 शिक्षक और कर्मचारियों की जान ली, तो फिर गाइडलाइंस का हवाला देकर 3 मौत की गिनती गिनने वाले शिक्षा मंत्री भी देखें। इटावा में बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह खुद कितने टीचर्स की पंचायत चुनाव के बाद से मृत्यु के पीछे कोरोना को वजह मानती हैं। 8 टीचर हमारे जिले में हैं, जिसमें से 1 नगर क्षेत्र में है, 2 महेवा में हैं, 1 जसवंत नगर में है, 1 सैफई में है और 3 बसरेहर में है। मैंने इसके संबंध में अपने खंड शिक्षा अधिकारियों से, शिक्षक संघ से रिपोर्ट ली है, जिसके माध्यम से मुझे 8 टीचरों का पता मेरे संज्ञान में आया है। सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का रट्टा लगाने वाला बेसिक शिक्षा विभाग देखे उन्नाव में पंचायत चुनाव शुरू होने और फिर वहां से लौटकर कितने शिक्षकों की मौत का आंकड़ा खुद उन्नाव के बीएसए देते हैं। हमारे शिक्षक संघ के माध्यम से हम लोगों को एक सूची उपलब्ध हुई थी और जिसमें 32 लोगों का निधन की सूचना थी, जिसको हमने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराया और उस सूची को हमने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में भी बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान भी बेसिक शिक्षा मंत्री के 3 मौत वाले आंकड़े पर सवाल उठाता है।
टोटल हमारे टीचर 12 टीचर हैं। परिषद सचिव द्वारा सूचना मांगी गई थी जिलाधिकारी सिग्नेचर से उपलब्ध कराने के लिए, तो टोटल 12 टीचर सूचना मिली, जिनमें से हमारे 4 टीचर हार्ट अटैक से एक्सपायर किए थे, बाकी 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव से एक्सपायर किए थे। देखिए, फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाए गए शिक्षकों की इस भीड़ को, यही वो वक्त था जब कोरोना प्राण छीनने को उतारू होकर फैल रहा था। ऐसी ही भीड़ में खड़े थे उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षक, कभी चुनावी बक्सा लेने के लिए, कभी चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग के लिए, कभी चुनावी बक्सा जमा करने के लिए। और अब देखिए इस चिट्ठी को जो फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने अपर जिला मजिस्ट्रेट को 6 मई को लिखा और कहा इस चिट्ठी में कि जनपद फिरोजाबाद में 7 ऐसे शिक्षक जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई थी, उनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई। तो फिर क्यों मंत्री जी सिर्फ पंचायत चुनाव के दौरान ही मौत के 3 नंबर को लेकर सबको खारिज करते हैं? शिक्षकों की मृत्यु कोविड के काल में समाज के सभी वर्गों के लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसमें निश्चित रूप से शिक्षकों की भी मृत्यु हुई है। लेकिन बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की मृत्यु हुई है, उस आंकड़े पर हमको आपत्ति है। अगर शिक्षक संक्रमित था तो उसने अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमण दिया, या वहां पोलिंग पार्टी में कोई और संक्रमित था तो हमारा शिक्षक संक्रमित हुआ। और लौटने के बाद संक्रमण के, आप जानते हैं, कुछ दिनों बाद प्रभाव पड़ता है। संक्रमण से ऐसा नहीं होता कि वो कोई गोली है जिसको आपको ड्यूटी करते वक्त किसी ने गोली मार दी और आप ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। तो डेथ का कारण तो चुनाव ही रहा, लेकिन उसको अब स्वीकार नहीं किया जा रहा। लखीमपुर खीरी में ऐसा वीडियो बनाकर मृतक शिक्षकों को शिक्षक संघ की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिनके साथ दावा है कि ये पंचायत ड्यूटी में तैनात थे और आरोप है कि वही पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए संक्रमित होने के बाद इन शिक्षकों की मृत्यु हुई। शिक्षक संघ भी 55 टीचर के पंचायत चुनाव में संक्रमण के कारण जान गंवाने की सूची बीएसए को देता है। पंचायत चुनाव से लेके अभी तक जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि खाली पंचायत चुनाव के दौरान, पंचायत चुनाव से लेके अभी तक जब से कोविड की महामारी फैली हुई है तब से हमारे लगभग 55 जो है शिक्षक और 76 कर्मचारी हमारे जो हैं वो दिवंगत हुए हैं। सवाल उठता है कि जिले के शिक्षा अधिकारी जब पंचायत चुनाव से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित शिक्षकों की मौत का आंकड़ा जानते हैं, तो वही बात लखनऊ में स्वीकार करने की जगह क्यों शिक्षा मंत्री सिर्फ चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत्यु का 3 नंबर लेकर बैठे हैं? चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 की नहीं, केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई। तो फिर क्या जिला शिक्षा अधिकारी अलग अलग जिलों के झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं ऐसे ही शिक्षकों के घर में पिता और माता की आंखों से निकलते आंसू? सच्चाई शिक्षा विभाग को आगे आकर खुद पता करनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि कितने शिक्षकों की RT-PCR रिपोर्ट पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद पॉजिटिव आई और उन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे हर शिक्षक की मौत को खारिज करने की जगह स्वीकार करना जरूरी है, और जरूरी है उनके परिजनों तक पूरी आर्थिक मदद पहुंचाना भी। आज तक की दस्तक यही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज तक पर हम दस्तक उस अंधविश्वास के खिलाफ भी देते हैं जो कोरोना के उपचार के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आम लोगों का अंधविश्वास हो या फिर किसी सांसद का। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और साथ ही एक विधायक की तरफ से गोमूत्र को लेकर कई तरह के दावे किए गए। बहरहाल हमारी दस्तक एक तरफ है, दूसरी तरफ है कांग्रेस के वो तमाम नेता जो भोपाल से छोटी छोटी शीशियों में गोमूत्र को पैक करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को वो शीशियां भेज चुके हैं और पूछ रहे हैं कि क्या सच में कोई सबूत है कि इससे जो फेफड़े हैं उनका इन्फेक्शन दूर हो जाता है। ये तय होने में 2 लहर बीत जा रही है कि प्लाज्मा थेरेपी सही है या नहीं। और बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती है कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, गोमूत्र पीने से फेफड़े का इन्फेक्शन सही हो जाता है। देशी गाय का गोमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गोमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे कहेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। ये तय होने में WHO और डॉक्टर तक एक राय नहीं हो पा रहे। क्या आइवरमेक्टिन देने से ही कोरोना सही होगा?
लेकिन बीजेपी के विधायक कहते आ रहे हैं कि गोमूत्र पी लो, कोरोना भाग जाएगा। आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। वैक्सीन से लेकर पाउडर और दवाएं बनाकर भी मेडिकल साइंस कोरोना के 100% इलाज पर सुनिश्चित नहीं। और दूसरी तरफ साध्वी की मेडिकल साइंस ये है कि गोमूत्र जो पी ले उसे कोरोना की दवा नहीं खानी पड़ेगी। मैं प्रतिदिन गोमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। बस इसी बात पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं शीशी भरी गोमूत्र की देश के स्वास्थ्य मंत्री को कोरियर हो जाए, एलोपैथी से जनता करे कोरोना का इलाज या साध्वी के गोमूत्र साइंस से, बस यही क्लियर हो जाए। वो ग्रामीण लोग जो आस्था रखते हैं गौ माता में, गौमूत्र में, तो ऐसा ना हो कि वो जो एलोपैथी के वेल स्टेब्लिश्ड WHO के इलाज हैं उसको छोड़कर केवल इस पे आधारित हो जाएं, जिससे अनहोनियां हो जाएं। इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी को और भोपाल के स्वास्थ्य विभाग NHM को कि ये साइंटिफिकली प्रूव करें, ICMR इस पे सील लगाए और DRDO इसको स्थापित करे कि ये इस इलाज से कोरोना का इलाज होगा। यानी ये शीशियां जिसमें भरा है गोमूत्र और जिनके आधार पर फैला है ज्ञान बीजेपी सांसद का, बस उसी का साइंटिफिक प्रूफ मांगने के लिए गोमूत्र वाली शीशियां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगी। अब स्वास्थ्य मंत्री ही बता दें कि क्या गोमूत्र से कोरोना का इलाज संभव है? क्या गोमूत्र पीने वालों को कोरोना के इलाज में दूसरी दवाएं नहीं खानी है? और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं, मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ये भी प्रूव कर रही हैं कि दिल्ली की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फेल हो चुकी है, जो इलाज ठीक से नहीं कर पाई और हजारों लोगों की जान गई। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह और बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह सच बोल रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय मुहर लगाए, वरना महामारी की विकट आपदा के वक्त अफवाह फैलाने का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि साध्वी गोमूत्र को ही कोरोना की दवा का विकल्प जनता के बीच बताकर प्रचारित करती हैं। मैं प्रतिदिन गोमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ। देश में पहले भी कई संगठन गोमूत्र पार्टी तक कर चुके हैं। गोमूत्र को लेकर ऐसे ही बिना प्रमाण वाले प्रोपेगेंडा के कारण देखिए बाजार उन्हें कैसे लपक लेता है। देश के कई हिस्सों में गोमूत्र अब अलग अलग फ्लेवर में बेचा जाने लगा है। कहीं सौंफ के स्वाद वाला गोमूत्र, कहीं तुलसी वाला और कहीं अनानास वाला। शॉपिंग साइट्स हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि गोमूत्र के अलग अलग फ्लेवर उपलब्ध हैं, यानी वो बेचते हैं। ये जो फोटो इसमें दी गई है इस शॉपिंग साइट पर, इस पर यह जरूर बताया गया है कि 4 अलग अलग फ्लेवर पे, ये देखिए, ये अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है अवेलेबल इन डिलीशियस टेस्टी फ्लेवर्स, ये लिखा हुआ है। ये दावा कर रहे हैं कि इन 4 फ्लेवर्स में, जिसमें आप देखें तो ये इलायची है, इसके अलावा ये पाइनएप्पल है और ये ऑरेंज फ्लेवर है और ये सौंफ फ्लेवर है। ये जो हमारे पास में गौमूत्र हमें इस दुकान पे मिला है, वहां उसमें इलायची और तुलसी के तत्वों से है, यानी कि अगर इसको ग्रहण किया जाएगा तो आपको गौमूत्र पीने में या गौमूत्र ग्रहण करने में जो दिक्कत आती वो नहीं होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि मार्केट में इस वक्त कई तरह के और ऑप्शंस आ चुके हैं और खासतौर पर अगर फ्लेवर की बात करें तो गौमूत्र में भी हमको इलायची और तुलसी के फ्लेवर के साथ ये आयुर्वेदिक स्टोर पर दिखाई दिया है। हिंदुस्तान में ये पुरानी आदत रही है, आदमी कमजोर हो तो 36 लोग 36 विधाओं के चूरन, पत्ती, गोली, तेल सब बताकर मोटा कर देना चाहते हैं। अब यही काम उस वक्त ना हो जब स्वास्थ्य व्यवस्था के संसाधन पूरे नहीं पड़ रहे, तो पता चले लोग गोमूत्र पर ही भरोसा करके दवाओं से दूर हो जाएं। इस चिंता की दस्तक को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। जिस महामारी से देश के करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, उसी कोरोना को देवी का स्वरूप देकर पूजा पाठ भी हमारे देश में शुरू हो चुका है। जय जय कोरोना देवी
कोयम्बटूर में कोरोना देवी की मूर्ति की पूजा से रक्षा का दावा किया जाने लगा। इसीलिए जरूरी है कि गौमूत्र से अगर कोरोना के इलाज का प्रमाण है तो स्वास्थ्य मंत्रालय जरूर बताए, वरना महामारी के वक्त गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। ताउते तूफान जो कि पश्चिमी तट से होते हुए गुजरात तक पहुंचा और जिस तरह की तबाही उसने मचाई, उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन वो तूफान कमजोर पड़ गया है। हालांकि उसी वजह से दिल्ली एनसीआर तक के इलाकों में बरसात देखी गई, तापमान में गिरावट देखी गई। लेकिन अब एक दूसरा खतरा है जो पूरब की ओर से बढ़ रहा है। एक और तूफान है यास, जो मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में वो तबाही मचा सकता है। क्या है ये तूफान, कौन कौन से राज्यों पर खास करके इसका असर हो सकता है, क्या कहा जा रहा है इस तूफान के बारे में, आपको दिखाते हैं। ताउते तूफान जिसने इस 5 मंजिला इमारत की जड़ें हिला दी और देखते ही देखते ये जमींदोज हो गई। ताउते की वजह से जब ये इमारत पहली बार हिली तभी इसमें रहने वालों को बाहर निकाल लिया गया। इसीलिए जब ये ताज के पत्तों की तरह गिरी तो किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये इमारत तो सिर्फ उदाहरण है। ताउते तूफान ने गुजरात ही नहीं देश के पश्चिमी इलाके की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लेकिन जब ताउते तूफान दम तोड़ रहा है तब क्यों ओडिशा में गुजरात जैसी तबाही का डर जताया जा रहा है? ये ताउते तूफान की गिरफ्त से निकले वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें नौसेना ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक नई जिंदगी दी। हो गया भाई अपने आप नहीं था कि दोबारा हम लोग आ पाएंगे, लेकिन इंडियन नेवी का बहुत शुक्रगुजार हम लोग करते हैं। इंडियन नेवी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सेफ नहीं फंसते। नौसेना ने जिस वक्त ताउते तूफान में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया तब तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। नौसैनिकों को अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था, फिर भी भारतीय नौसेना कामयाब रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरब सागर के बाद नौसेना को अब बंगाल की खाड़ी में भी ऐसा ही खतरनाक ऑपरेशन अंजाम देना पड़ सकता है? ताउते नाम का तूफान अरब सागर में क्या उठा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात इसकी चपेट में आ गए। राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ताउते की वजह से बारिश होने लगी। मई महीने में लोगों को गर्मी की जगह ठंड लगने लगी। लेकिन कोरोना संकट के बीच अब भारत को पश्चिम के बाद अपने पूर्वी हिस्से में भी एक नए तूफान से निपटना पड़ सकता है। इसे लेकर औपचारिक चेतावनी जारी कर दी गई है। ये नया तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इस नए तूफान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित होंगे। ये तूफान इन राज्यों से होता हुआ बिहार, झारखंड तक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस नए तूफान का नाम क्या है और ये कितना ताकतवर है? क्योंकि ताउते भले ही गुजरात से गुजर गया हो, ये राज्य इसके दिए जख्मों से पट गया है। ये देखिए, ये अहमदाबाद का एक अस्पताल है जहां 7वीं मंजिल पर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीज अचानक ये सब देखकर डर गए। बारिश और तूफान की वजह से अस्पताल के आगे का हिस्सा भर भराकर कुछ इस तरह गिरा कि लोग सकते में आ गए। मरीजों को आनन फानन में वहां से हटाना पड़ा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अस्पताल का एक हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि इमारत के मलबे के नीचे कोई नहीं आया। इस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन ताउते तूफान ने अहमदाबाद को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया। दोपहिया चलाने वाले पैदल हो गए। तूफान की वजह से जगह जगह होर्डिंग उड़ने लगे। ऐसी तबाही गुजरात के अमरेली में देखने को मिली। घरों की छत उड़ गई, दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई।
अमरेली की सड़कों पर लोग कम और घरों की टीन ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ताउते तूफान भले ही गुजरात से राजस्थान की तरफ आगे बढ़ गया हो, लेकिन सूरत से राजकोट तक उसके दिए जख्म बिखरे पड़े हैं। गुजरात में ताउते तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। 100 से अधिक रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ और 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिर गए, जो ताउते से होने वाले नुकसान को बताने के लिए काफी है। ताउते की वजह से मंगलवार को राजस्थान के 15 जिलों में जोरदार बारिश होने लगी, जिसमें जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर शामिल है। बुधवार को बारिश प्रभावित जिलों की संख्या 15 से 20 हो गई। माउंट आबू में तो तूफान के सामने बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिन्हें हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान में ताउते की वजह से भारी बारिश होगी, इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। को सूचित किया जाता है कि कई शहरों में तो प्रशासन ने बाकायदा लोगों से घरों में रहने के लिए लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया। रात्रि में समस्त पूर्व निवासियों को सूचित किया जाता है कि सब अपने अपने घरों में रहे। आने वाले 24 घंटों में बहुत भारी तूफान आ रहा है। रात्रि में घरों के बाहर नहीं सोए, पशुओं को पेड़ के नीचे नहीं बांधे, बिजली के खंभों से और विद्युत की लाइनों से दूर रहे। अलर्ट की वजह से लोग तो घरों में कैद हो गए, लेकिन बेमौसम बारिश ने राजस्थान का हाल बेहाल कर दिया। शहरों में सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं। पाली से लेकर भरतपुर तक में बारिश हो रही है। राजस्थान जैसी बारिश और गुजरात जैसे तूफान की देश के पूर्वी इलाके में भी आशंका जताई जा रही है। इस बार नए तूफान का खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर है। 22 मई से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगेगा, जिसके बाद ये चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इस नए तूफान के 25 से 26 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराने की जानकारी है। आशंका है कि 27 तारीख को ये ओडिशा के चांदीपुर में टकरा सकता है। इस नए तूफान का नाम यास है, जिसका नामकरण ओमान ने किया है। अभी जो लेटेस्ट आया साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो केंद्रीय बंगोपसागर, ये उत्तर अंडमान सी जो है, उत्तरी भाग अंडमान का उत्तरी भाग और केंद्रीय बंगोपसागर, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, तो ये 22 को बनेगा। तो 22 को शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, 23 को डिप्रेशन और 24 या 25 को साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाएगा और इनका नाम है यास। इस तरह पश्चिम में तूफान के खतरे से निपटने के बाद अब पूर्व में भी इसी तरह की चुनौती का देश को सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नौसेना की भूमिका अहम होगी। ताउते तूफान में 4 जहाजों पर फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए नौसेना लगी हुई है। बार्ज B305 पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे, जिनमें से 184 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 89 लोग अब भी लापता हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर है, जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन तीसरे जहाज बार्ज SS3 पर 196 और चौथे जहाज सागर भूषण पर 101 लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें खोजकर बचाने का काम नौसेना कर रही है। और जहाज को हम यहाँ से सेल करके इंसिडेंट साइट पे ले गए थे। हमारे पीछे पीछे हमारी सिस्टर शिप्स भी आई थी, INS कोलकाता, तो कोची की तरह एक फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर है। और उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन और टाइम निकलता गया, हम इस ऑपरेशन को और बढ़ाते गए और आज की तारीख में 6 जहाज उस एरिया में सर्च कर रहे हैं। साथ में हमारे नेवल एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्च के लिए, और हमें मैरीटाइम या मर्चेंट मरीन से भी असिस्टेंस मिल रही है। करीबन 8 या 10 जहाज साथ में लगे पड़े हैं सर्च के लिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड के भी 1-2 जहाज शामिल हैं। कोरोना महामारी में विदेशों से ऑक्सीजन की सप्लाई में भी नौसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन ताउते तूफान के बाद यास नाम का तूफान नौसेना की जिम्मेदारी को आगे भी और ज्यादा बढ़ा सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।
यास तूफान कितना खतरनाक है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ताउते तूफान जो कि गुजर गया है उसे लेकर वैज्ञानिक बहुत ज्यादा चिंतित हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में तूफानों का आना और शक्तिशाली तूफानों का आना भले ही सामान्य हो वैज्ञानिकों की दृष्टि से, लेकिन अरब सागर में इस तरह के तूफान असामान्य रहे हैं। हाल के वर्षों में किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ी है और वैज्ञानिक शोध क्यों इसे इतना खतरनाक मान रहा है, आपको दिखाते हैं। ऐसा देखा गया है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले 4 चक्रवाती तूफान के मुकाबले अरब सागर में सिर्फ एक तूफान उठता था, लेकिन बीते 4 सालों में चक्रवाती तूफान का केंद्र बदल गया है। अब अरब सागर से लगातार चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं। ताउते तूफान से पहले 2020 में निसर्ग महाराष्ट्र के तट से टकराया था। साल 2019 में वायु गुजरात से टकराया, जबकि 2018 में मेकानु ओमान के तट से टकराया था। इन सभी चक्रवाती तूफानों का सेंटर अरब सागर ही था। सवाल यह है कि अरब सागर नए तूफान का केंद्र क्यों बन रहा है। इस सवाल की सबसे ताजा वजह ताउते तूफान है, जिससे मची तबाही का मंजर देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। ताउते ने सबसे भयानक चोट गुजरात को ही पहुंचाई है, जिसके भावनगर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण पर निकल गए। अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर ये वो जिले हैं जहां ताउते ने सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा की हैं। प्रधानमंत्री ने इनका हवाई दौरा किया। इसके अलावा ऊना, जाफराबाद, महुआ और दीव के हालात को प्रधानमंत्री ने देखा। चक्रवात ताउते की वजह से अब तक गुजरात में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है वो महुआ, ऊना, दीव और जाफराबाद में देखने मिला है। आप देख सकते हैं कि ताउते का असर न सिर्फ जहां पे उसने लैंडफॉल किया वहां पे देखने मिला, बल्कि जो मध्य गुजरात है, मध्य गुजरात के भी इलाकों में जो लिमड़ी का इलाका है वहां पे भी उसका जो असर है वो देखने मिला। सामान उड़ गए हैं। अगर पेड़ की बात की जाए तो करीब 50,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। हेलीकॉप्टर से मोदी गुजरात में तबाही का मंजर देख रहे थे। ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था कि ताउते तूफान गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में कैसे तबाही मचाई है। गांव के गांव जलमग्न दिखाई दे रहे थे। हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को विमान में बैठे अधिकारी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी जानकारी दी। तूफान प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और ट्वीट किया। ताउते तूफान से तबाही की स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात और दीव के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के उन इलाकों का हवाई ब्यौरा किया जहां चक्रवात ताउते ने अपना कहर बरपाया है, जिसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की, जिसमें हेल्थ विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। कोविड की मार झेल रहे गुजरात में अब चक्रवात की मार से किस तरीके से उभरा जाए, उसको लेकर रणनीति भी बनाई गई। लेकिन सवाल यह है कि अरब सागर से लगातार तूफान क्यों उठ रहे हैं। साल 2019 के आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि इस साल अरब सागर से 5 तूफान उठे, जबकि बंगाल की खाड़ी से 3। अगर बीते साल को देखें तो बंगाल की खाड़ी से 3 चक्रवाती तूफान उठे और अरब सागर से सिर्फ 2। अरब सागर से बढ़ते खतरे के पीछे वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं। लास्ट ईयर भी एक साइक्लोन निसर्ग आया था, जब साइक्लोन ऑनसेट हो रहा था, और निसर्ग साइक्लोन की वजह से भी मानसून ऑनसेट हो गया केरल में ऑन डेट 1 जून। इस बार साइक्लोन मिडिल ऑफ मई में डेवलप हुआ है और नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून केरल में 1 जून में होता है, और इस बार हम प्रेडिक्ट किए हैं कि 31 मई के आसपास मानसून केरला तट पर पहुंचेगा। ये साइक्लोन
लास्ट वीक में हुआ होता तो इसके साथ मानसून ऑनसेट का रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होता। सिंस द साइक्लोन डेवलप्ड इन द मिडिल ऑफ द मंथ ऑफ मे, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा मानसून ऑनसेट के लिए। क्लाइमेट चेंज के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। दूसरे लाइन पे स्टडी भी हुए हैं, जिसके कारण है कि जो ओशन हीट कंटेंट है, माने अपर सरफेस ऑफ द ओशन में जो एनर्जी ट्रैप होकर रहता है, वो ओशन हीट कंटेंट बढ़ रहा है अरबियन सी में। इसकी वजह से मोस्ट इंटेंस साइक्लोन डेवलप हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग ही वो कारण है जिसने भारत को चक्रवाती तूफान के दोहरे खतरे में झोंक दिया है। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।